अभी लास्ट क्लास से कोई डाउट है? अरे है किसी को डाउट है तो बताओ। चलो, तो लास्ट क्लास में आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा था। किसके लिए? कॉन्टिन्यूस बॉडीज़ के लिए, रॉड के लिए भी हमने किया था, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए भी, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम फिजिक्स में आप ये मान सकते हो कि सबसे दो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक है ये, है ना। जो दो बड़ी खोजें उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, और कुछ कुछ इसी के इक्विवेलेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो भी बिल्कुल वैसा ही है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट the work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy। ठीक है, कह रहे जितनी भी पॉसिबल फोर्सेस किसी भी पार्टिकल पर या किसी भी सिस्टम पर वो जो भी वर्क डन करेंगी वो किसके फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगी? काइनेटिक एनर्जी के चेंज में। तो देखो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। पहले तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ भाई, हमने ये इक्वेशन तो पढ़ी है कि जो एफ नेट है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। अब आप देखो कि पॉसिबल फोर्सेस क्या क्या हो सकती हैं आपके पास। भाई कोई भी पार्टिकल है या कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उस पर क्या क्या पॉसिबल फोर्सेस हो सकती हैं। तो मैं कहता हूँ सर, एक तो सबसे पहले बहुत ही फंडामेंटल कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकती है उस पार्टिकल पर, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है, एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है, और कोई आप ही मान लो कि कोई सूडो फोर्स भी हो सकती है। ये चार फोर्सेस पॉसिबल हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स हो गया, कोई कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, और कोई नॉन कंजर्वेटिव या फिर कोई सूडो फोर्स। सूडो फोर्स तो तभी पिक्चर में आएगा तब कोई फ्रेम क्या होगा? एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो। जब क्या हो? एक्सेलरेटिंग फ्रेम मतलब कि आप किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप खुद ऐसे ऑब्जेक्ट पर बैठे या ऐसे फ्रेम में बैठे हैं जो वो भी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। इन दैट केस सूडो फोर्स आएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं सूडो फोर्स का कोई एग्जांपल अभी डिस्कशन हम नहीं करेंगे, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल बेसिक है ये। एफ सी प्लस एफ नॉन कंजर्वेटिव प्लस एफ एक्सटर्नल प्लस एफ सूडो इज इक्वल टू एम इंटू ए को हमने काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा था। ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा था भैया? वी डी वी बाई डी एक्स। अरे याद आ रहा है? ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ए वी और एक्स को रिलेट करने वाला अकेली एक इक्वेशन यही है, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा एक सेकंड इसके लिए बात कर लें कि ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अपने जो अभी हम जो मैकेनिक्स में डिस्कशन करेंगे इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। अरे कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। या कहीं पे क्या हो रहा हो, कोई एयर रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी का लॉस हो रहा, कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस जहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा हो? लॉस हो रहा हो, वहाँ पे वो कौन सी फोर्सेज होंगी? नॉन कंजर्वेटिव। पहली बार में सीधा से कि अगर कहीं फ्रिक्शन आ रहा है तो पक्का से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इस जो अपना मैकेनिक्स है इसमें इसके अलावा और कोई क्या नहीं आएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं आएगी।
चलो, तो यहाँ पे ये जो dx है, इस dx को इस साइड ले आते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, एफ सी डी एक्स प्लस एफ एन सी डी एक्स प्लस एफ एक्सटर्नल डी एक्स प्लस एफ सूडो डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, एम वी डी वी। ये इधर जो dx था, इस dx को उठा करके हम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों साइड से इस इक्वेशन को क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। वेलोसिटी की जो लिमिट्स है वो v इनिशियल से v फाइनल तक जाएंगे। व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स वर्क डन। अरे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इज व्हाट, वर्क डन। ये क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, इट मीन्स दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एफ से लिख लेते हैं उसको, एंड दिस इज व्हाट, वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू, देखो m तो कांस्टेंट है, m तो क्या है, कांस्टेंट, और v का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2। सो ये क्या आ गया, m v स्क्वायर बाई 2, ये भी बाहर ले आए, और देखो लिमिट्स लगा देते हैं, m ये माइनस m बाई 2 वी आई का स्क्वायर। ये क्या चीज है, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या चीज है, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो बात हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, ये क्या आ गया, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। ये इसका आपका प्रूफ हो गया। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस रिफ्लेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएंगे। क्लियर है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम? अरे वर्क एनर्जी थ्योरम क्लियर है क्या? ये क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं? वो फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो और एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्स का कैसे पता लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स वो सिंपली देगा कि इतनी फोर्स लग रही है इसके ऊपर, वो एक्सटर्नल फोर्स बताएगा कि ये एक्सटर्नल फोर्स है, तब उससे आइडिया लगेगा। नोट कर लिया होगा ये वाला? चलो भैया अब देखो आगे। अब इसी के और जरा स्पेशल केसेस देख लेते हैं। देखिए अपने पास क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू डेल्टा के। ये चीज़ है अपने पास। देखो भैया, पहला केस अगर क्या हो जाए, अगर वर्क डन बाय सूडो क्या हो जाए, 0, यानी कि ध्यान रखना एक्सेलरेटिंग फ्रेम नहीं है तो वहां पे सूडो फोर्स नहीं होगा, सूडो फोर्स नहीं होगा तो उसके कारण वर्क डन भी नहीं होगा। एक बात ये भी ध्यान रखना कि क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल, वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, क्योंकि आप क्या लिख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। अरे फोर्स भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा और डिस्प्लेसमेंट भी। इसीलिए जो वर्क डन है, वर्क डन इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है, और इसीलिए क्या अलग अलग हो सकता है, वर्क डन भी अलग अलग हो सकता है। जो देखो, अगर वर्क डन बाय सूडो फोर्स 0 हुआ तो इन दैट केस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के। आप याद करो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आपके दिमाग में आ रही होगी, सर आपने तो पिछली 2 क्लासों में बार बार पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं दिख ही नहीं रही है।
तो आप देखो ये रहा, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स WC किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल्टा U। तो क्या लिख दो इसको, माइनस ऑफ डेल्टा U प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा K, और यू कैन से WNC प्लस WF इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U, डेल्टा K प्लस डेल्टा U। सेकंड केस इसमें अगर क्या हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है, अब अगर भाई सूडो का वर्क डन भी 0, एक्सटर्नल का वर्क डन भी 0, और आपका क्या बच गया, और आपका क्या बच गया, बस इन दोनों का वर्क डन क्या कर लें, अगर 0 कर लें तो क्या आएगा। तो WC की जगह क्या लिख दूं, माइनस डेल्टा U प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, और बाकी ये दोनों तो क्या हो गए 0 इज इक्वल टू डेल्टा K, एंड WNC इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U, डेल्टा K प्लस डेल्टा U। द थर्ड केस, अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय सूडो, ये सब क्या हो जाएं 0। इन तीनों के कारण वर्क डन क्या हो गया 0 अगर हो गया तो फिर क्या होगा, तो सिर्फ बच क्या गया कंजर्वेटिव। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा K, it is equal to minus of delta U is equal to delta K, or you can say delta K plus delta U is 0. This is change in kinetic energy, this is change in potential energy। इसका मतलब, अच्छा एक बात और, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसको क्या कहा जाता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब सर क्या हुआ, ना तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि दोनों का सम, चेंज जो भी काइनेटिक एनर्जी में हुआ, चेंज जो भी पोटेंशियल एनर्जी में हुआ, इन दोनों का जो सम आएगा वो 0 के बराबर आया। इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बराबर, अरे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बराबर 0। अगर मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसी को आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतनी बात क्लियर है कि अब इस पे और डिस्कशन करना है अपने को। इस वाले के लिए कंडीशन क्या रही कि अगर अगर कंजर्वेटिव फील्ड है, अगर क्या है कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि कोई भी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी। इसका मतलब जितनी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी उतनी ही फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो ये है आपका, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और सिंपली एनर्जी भी बोल देते हैं भैया। क्या कहता है ये, इट स्टेट्स दैट in conservative field the total mechanical energy of the system
of the system remains constant or conserved, remains constant or conserved। इसका मतलब कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होगा। आप यहां से देख सकते हो, देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन आपने लिखा था उससे भी एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। डेल्टा के को कैसे लिख सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, ये जो के आई है और ये यू आई है इसको दूसरी साइड ले जाएं तो क्या बन जाएगा, के आई जमा यू आई बराबर के एफ जमा यू एफ। ये वही बात है जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि ई आई बराबर ई एफ। अगर आपको ये पता लग जाए कि जिस सिस्टम में आप डील कर रहे हैं, क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगी। इसके कई बुक्स में आपको एक स्टेटमेंट बेटा इस फॉर्मेट में भी मिल जाता है। देखो इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो ये इक्वेशन हमने लिख रखी थी ना, देखो अभी हमने क्या लिखा कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर जीरो। इसी को पता है ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। नेगेटिव साइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लॉस। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉस। यानी कि सर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है जो स्प्रिंग वाली थी, और दूसरी कौन सी हो सकती है आपकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एक और फॉर्मेट है भैया, काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी तो हो सकता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो वो गेन कहाँ जाएगा, पोटेंशियल में। अगर पोटेंशियल में लॉस होगा तो वो गेन कहाँ जाएगा, काइनेटिक के अंदर। इन दोनों का आपस में क्या होगा, इंटर कन्वर्जन। क्या होगा, इंटर कन्वर्जन। जितनी काइनेटिक एनर्जी घटेगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। क्लियर है ये बात? क्या आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गई? क्या हमें बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लिखी थी, WC प्लस WNC प्लस W सूडो प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के। कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, चारों फोर्सेज लग रही हैं, ठीक है, चांसेस बड़े कम है। मोस्ट ऑफ द केस इसी पे आएंगे। उसके बाद अगर कोई हल्का फुल्का कोई और लेवल बढ़ाना चाहेगा तो फ्रिक्शन वाला पार्ट और ऐड कर सकता है, और फिर एक्सट्रीम पार्ट क्या हो सकता है कि वो एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दे। बस कर लिया आप लोगों ने इतना नोट। अब देखो जरा इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोगों को याद होगा काइनेमेटिक्स के अंदर हमने क्या एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि अगर कोई एक पार्टिकल है उसको h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करता है? हाँ क्या बताओ? अंडर रूट ऑफ 2gh। उसी एक्सप्रेशन को जरा एनर्जी थ्योरम से निकालते हैं। मान लिया कि ये कोई आपकी बॉल है बेटा जिसका मास m है, यहां से आपने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जब आपने रिलीज कर दिया और लेट अस से कि उसको h हाइट से रिलीज किया, अगर आपने h हाइट से रिलीज कर दिया तो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा ये पता लगाना है।
ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा ये पता लगाना है। देखते हैं अब जरा देखो, मैं कहता हूं कि मान लो कि भैया किस वेलोसिटी से हिट करेगा, v वेलोसिटी से हिट करेगा। क्या इसको रेफरेंस लेवल मान लिया जाए? किसी के दिमाग में आ रही कि सर रेफरेंस लेवल ये ना मान के कोई और माने तो आंसर अलग आएगा, वो वहम भी अभी दूर कर देते हैं थोड़ी देर में। देखो पहले मैंने इसको रेफरेंस लेवल ले लिया, रेफरेंस लेवल ले लिया और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली, 0। क्यों लिया है मैंने ऐसा? सर क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, हाइट इन्वॉल्व है। हाइट इन्वॉल्व होने का मतलब पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व है। तो अब जरा देखो अपना बेसिक एक्सप्रेशन क्या कहता है भैया, WC प्लस WNC प्लस WF प्लस W सूडो बराबर डेल्टा की। क्या यहां पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है क्या? अरे लग रही है क्या? नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रही, तो इसका वर्क डन 0। कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रही, कोई सूडो फोर्स भी नहीं है क्योंकि कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये तो वही बात आ गई, माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर डेल्टा के। यानी कि सर सीधी सी बात है, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, इनिशियली आपने बॉल को रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। रेफरेंस लेवल ये है, यहां से बॉल जो है आपकी वो h हाइट ऊपर है। अगर h हाइट ऊपर है तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव mgh बराबर। फाइनल यहां पे बीच में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बात ध्यान रखना। ये बीच में क्या मर्जी कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0, क्योंकि इस रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, 0 है। ठीक बात है, m से m कैंसिल आउट हो गया तो ये यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2gh। सेम एक्सप्रेशन हमने काइनेमेटिक्स में फाइंड आउट किया था। अब रेफरेंस लेवल को चेंज कर लेते हैं। मान लो किसी के दिमाग में हो कि सर रेफरेंस लेवल से कुछ आंसर पे फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पहुँचना। मैं कहता हूँ ये रेफरेंस लेवल ले लो यार, अगर ये रेफरेंस लेवल है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। अगेन क्या यूज करें, KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। बॉल को इनिशियली रिलीज किया है 0, इनिशियली रेफरेंस लेवल पे है 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां किस वेलोसिटी से हिट करेगा, V से, हाफ mv²। रेफरेंस लेवल से बॉल नीचे की तरफ आ रही है कि ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh। आप यहाँ से क्या पाएंगे कि सर हाफ mv² बराबर mgh एंड v इज इक्वल टू अगेन अंडर रूट ऑफ 2gh। तो अब ये दिमाग में बिल्कुल कोई डाउट ना रहे कि सर रेफरेंस लेवल किसको ले, जो मन में आए उसको ले लें, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखें, क्लियर है ये? देखो आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो। आपने मान लिया किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया और क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस पार्टिकल। ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट क्या अटेन करेगा? तो भैया मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट मान लो कितनी है इसकी, h। मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अरे मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0।
मैं इसको क्या मान लेता हूं, रेफरेंस लेवल, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। क्या यहां पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? बोलो भाई, कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई सूडो फोर्स नहीं है। तो सिंपल क्या इक्वेशन लगेगी, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियली यहां पर था पार्टिकल, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल रेस्ट पर है, काइनेटिक एनर्जी 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। क्या मैक्सिमम हाइट आई, वी स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट इज वी स्क्वायर बाई 2g। देखो भी अगला क्वेश्चन, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v। ये स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, स्मूथ सरफेस पे। लेकिन अब इसके आगे का पार्ट, ये पार्ट पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। इस पार्ट पर क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन। और ये मान लो बेटा, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, x बराबर 0। जहां से फ्रिक्शन शुरू है दैट इज x इक्वल टू 0। फाइंड आउट मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट दैट द ब्लॉक reaches। आपको मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, जहां तक ब्लॉक क्या हो जाए, पहुंच जाए, ये बताना है आपको। देखो भाई, कोई कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है क्या यहां पर? बोलो बेटा, कंजर्वेटिव का मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ना काइनेट, ना यहाँ पे कोई स्प्रिंग फोर्स है, ना ही कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन वो सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई सूडो भी नहीं है। क्या नॉन कंजर्वेटिव है? हाँ, फ्रिक्शन का जैसे ही जिक्र हो दिमाग में आ जानी चाहिए कि किसकी एंट्री हो चुकी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो क्या इक्वेशन यूज होगी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा की। बोलो क्लियर है क्या? अपने लिए ये वाला इनिशियल पॉइंट होगा बेटा। एक बात बता, भी अब तक स्मूथ सरफेस पे चल रहा था, जैसे ही यहाँ पे x बराबर 0 पे पहुंचेगा कोई वेलोसिटी में चेंज आएगा क्या? आएगा। कौन, किसके कारण चेंज आ रहा है वेलोसिटी में? भैया यहाँ पे x बराबर 0 तक, उससे पहले तो सरफेस स्मूथ है। जब तक वो यहाँ तक पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ? अरे उसको कोई ऑपोजिंग फोर्स है ही नहीं, कोई फोर्स लग ही नहीं रही। तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v होगी और लेटेस्ट से वो कितना चल पाएगा, वो मान लो x चल पाएगा, और यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिटार्डेशन। क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड घटेगी और फाइनली आके वो रेस्ट पर आ जाएगा। तो भैया यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी लग रही होगी, देखो जरा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी ये mg, और इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। ये आगे की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है। यहाँ कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू लिख पाएंगे? बिल्कुल, हमने बहुत क्वेश्चन ऐसे किए हैं। क्या फ्रिक्शन है यहाँ पे, म्यू mg। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन देखो बेटा, फोर्स कितना चला, ये x तक चला, कितना एंगल है, 180 डिग्री, बराबर काइनेटिक एनर्जी का चेंज। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, और इनिशियल क्या है, हाफ mv²। इस m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा
और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया माइनस म्यू जी एक्स बराबर वी माइनस का आएगा ये भी v²/2, ये कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू क्या आ गई v²/2 म्यू जी। क्लियर है ये बात? डन। अगले क्वेश्चन देखो, क्या आपको ये जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं अब, और इस तरह से बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके जेई उसमें मेंस में और नीट में तो बड़े आराम से मिल सकते हैं आपको। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं एक, ये स्प्रिंग है आपकी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब आपने क्या कर दिया और सारा सरफेस कैसा है, सारा सरफेस स्मूथ है। ये ध्यान रखना बेटा, मैं कहीं कुछ मेंशन अगर ना करूं, अगर क्या नहीं करूं सरफेस पे कुछ मेंशन नहीं करें, इट मींस द सरफेस इज स्मूथ। सरफेस कैसा है, स्मूथ है। चलो, आपने इस ब्लॉक को वेलोसिटी भी दे दी, क्या वेलोसिटी दे दी, v वेलोसिटी दे दी। ठीक है, you have to find maximum compression in the spring। इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये बताना है आपको। देखो भाई, जब तक ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इस स्प्रिंग तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसकी स्पीड में, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर कोई फोर्स ही नहीं लग रही जो उसकी वेलोसिटी को बदल पाए। ठीक है, जैसे ये आकर के इसको हिट करेगा, ये क्या आके क्या करेगा, हिट करेगा, इसके पास वेलोसिटी होगी, इसको कंप्रेस करेगा। जब ये कंप्रेस करेगा तो हमने स्प्रिंग फोर्स वाले केस में पढ़ा था कि स्प्रिंग इस पर क्या जनरेट करेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स। उसके कारण क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। एंड एट मैक्सिमम कंप्रेशन, अरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या वो उसके बाद उसको कंप्रेस कर पाएगा? क्या ये वही इंस्टेंट होगा जब स्प्रिंग क्या है, मैक्सिमम कंप्रेस, उसके बाद तो वो वापस आना शुरू हो जाएगा। So at maximum compression, at maximum compression, speed of particle is equal to 0। वो मोमेंटरीली क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा उस इंस्टेंट पर। तो ये तो इनिशियल कंडीशन होगी। एक बार फाइनल और बना लो भैया। फाइनल कंडीशन पे ये मान लिया, ये था, ये कितना चल के आ गया बेटा, x चल करके आ गया। ये कितना चल के आया, x चल के आया। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। अगर ये x चल के आया तो स्प्रिंग भी क्या, x कंप्रेस हुई, क्या नहीं होगी। अगर यह ब्लॉक, ये x कहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से x चला तो क्या स्प्रिंग भी x से कंप्रेस होगी क्या? अरे अगर ब्लॉक x चला है तो उसने x से तो कंप्रेस किया है स्प्रिंग को। चलो अब देखो, अब इक्वेशन लगाते हैं। जल्दी से बता दो मुझे एक बात कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? अरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव है तो क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो क्या रहेगा, के आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है।
क्या है उसके पास, हाफ mv²। ये अपन रेफरेंस लेवल अगर ले लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही क्या रहने वाली है, जीरो। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या इस स्प्रिंग की कोई इनिशियल एनर्जी होगी, क्योंकि ये क्या है, अनस्ट्रेच्ड है, नेचुरल लेंथ में है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पे आ चुका है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी आएगी, स्प्रिंग की। कितना कंप्रेस हुआ, x, तो क्या स्प्रिंग की एनर्जी, हाफ kx²। हाफ से हाफ कैंसिल आउट, mv² बराबर kx²। तो भैया यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू ही पूछी थी आपसे, v√m/k। x इज इक्वल टू v√m/k। इतना मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चेंज करें थोड़ा सा क्वेश्चन, देखो इस बार क्या किया, ये इतना पार्ट रफ है और ये बाकी का जो पार्ट है वो क्या है, वो स्मूथ है, वो स्मूथ है। नाउ यू हैव टू फाइंड द सेम क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। You have to find the maximum compression। ठीक है, देखते हैं अब जरा। पहले तो एक बात ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज और दिमाग में आई। ये मान लो कि ये बेटा पिछले वाले क्वेश्चन को देखना जरा एक बार, कि ब्लॉक ने उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर दिया था, उसके बाद ब्लॉक क्या वापस इधर आना शुरू हो जाएगा। जब वो कंप्रेस कर रहा था तो उसकी स्पीड लगातार घट रही थी कि बढ़ रही थी कि सेम थी, घट रही थी, लगातार घट रही थी। मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद जब वो वापस इधर आएगी तो उसकी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो स्प्रिंग इधर ही फोर्स लगा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी इधर है, एंड व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है। चलो बहुत सही बात है, बढ़ रही है। अब ये अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई स्प्रिंग। अब ब्लॉक तो उसके साथ फिक्स रह नहीं सकता। अरे ब्लॉक फिक्स रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। जब वो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, v रहेगी कि v से ज़्यादा रहेगी कि v से कम रहेगी, और उसके बाद उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये दो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ भैया। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, यहाँ पे दोबारा से वही वेलोसिटी हो जाएगी, और क्योंकि इसके बाद इसका स्प्रिंग से संपर्क खत्म हो चुका है तो ये v वेलोसिटी से ही कॉन्टिन्यूसली क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। बताओ ये बात क्लियर है क्या बात समझ में आई सर? जब वो कंप्रेशन वाले मोड में होगा, एट दैट टाइम स्पीड ऑफ द पार्टिकल और स्पीड ऑफ द ब्लॉक कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करते करते कहाँ पहुँच गया, जीरो पे पहुँच गया। मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद वो वापस स्प्रिंग उसको कहाँ धक्का देगी, मीन पोजीशन की तरफ। वो तो पहले से ही दे रही थी, बट अब क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, वो वापस इधर जाएगा। क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, क्या होगा, स्पीड बढ़ना शुरू होगी। जैसे वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा, उसका स्प्रिंग से संपर्क खत्म हो चुका, वो स्प्रिंग के साथ फिक्स्ड नहीं है, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v वेलोसिटी, और इसके बाद ही v वेलोसिटी से ही मूव करेगा। डन। अब इस केस में देखो,
जहां पे जितने जितने हिस्से में स्प्रिंग लगी हुई है वो वाला पार्ट कैसा है, दैट इज फ्रिक्शनल पार्ट, रफ पार्ट है वो। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आके इसको हिट करेगा तो अब पहले के कंपैरिजन में जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में आएगा वो पहले से कम की ज़्यादा कम, क्योंकि सर एक तो पहले वाला था, अब रफ के कारण क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी वहाँ भी तो लॉस हो रही है, कुछ एनर्जी वहाँ भी लॉस होगी, है तो टोटल एनर्जी उतनी है। चलो तो इस बार कौन पिक्चर में आ चुका है, अरे कौन पिक्चर में आ गया। चलो मैं फाइनल कंडीशन बना लें। फाइनल कंडीशन आप ये मान लो कि ये आपकी क्या थी, ओरिजिनल पोजीशन थी, यहाँ पे ये कितना चल के आया, एक्स चल के आया, वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्या इतने इतने पार्ट में फ्रिक्शन था, अरे वो एक्स चला है उस पार्ट में क्या है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, इसको क्या लिख दूं, माइनस ऑफ डेल्टा यू बराबर डेल्टा के। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, और ये इधर आके क्या बन गया, प्लस डेल्टा यू विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आपके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, अरे ऐसा है क्या, यस सर। युवराज को नहीं आ रहा है, युवराज, इसका तो नाम ही युवराज है। बोलो भैया, भाई डेल्टा के को क्या लिखोगे यार, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, और ये आ गया प्लस डेल्टा यू विच इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, अब जरा करते हैं इस क्वेश्चन को। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव कौन है यहाँ पे, क्या ऐसे लिख दो बेटा, माइनस म्यू एम जी एक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी तो पिछले क्वेश्चन में लिखा था आपने, माइनस ऑफ म्यू एम जी एक्स, बस सिंपल सी बात है, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0 माइनस म्यू एम जी एक्स बराबर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, उधर ले जाओ उसको तो फाइनल इक्वेशन बनेगी ये, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं जानता हूं कि क्वाड्रेटिक इन एक्स को सॉल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल 2 म्यू एम जी एक्स आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या आपको ये इक्वेशंस लिखने में कोई दिक्कत हो रही है, क्या सॉल्विंग इज अ डिफरेंट पार्ट, सॉल्व करना एक अलग पार्ट है, लेकिन क्या अभी आप वर्क एनर्जी थ्योरम से इक्वेशंस लिख पा रहे हो, क्या ये इंपॉर्टेंट है, अरे लिख पा रहे हो क्या। बिल्कुल सिमिलर आइडिया पे इस पे क्वेश्चन आया था जी एडवांस के अंदर, मुझे कुछ कुछ डाटा याद है, अगर डाटा सेट बैठ जाता है तो। के की वैल्यू आई गेस 9 न्यूटन पर मीटर थी, म्यू की वैल्यू 0.1 थी, इसने इसको कंप्रेस कर पाया था 0.6 मीटर तक, एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज, एम की वैल्यू है 0.18 किलोग्राम। ये आपका जेई IIT जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन में पूछा था पार्टिकल, देखो एक्चुअल में क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया था, क्वेश्चन को कहा था कि यहाँ पे स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है जिसका मास 0.18 किलोग्राम है, एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया, ये वाला पार्ट कैसा है, ये वाला पार्ट रफ है, आपको उसका क्या दे दिया गया है, म्यू की वैल्यू।
क्योंकि इसको कोई इंपल्सिव फोर्स दी, इंपल्सिव फोर्स मतलब एकदम से क्या किया, बहुत ज़्यादा फोर्स एकदम से दे दी इसको, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा, फ्रिक्शन वाले पार्ट पे मूव किया आपसे, और ये बता दिया कि कितने दूर तक आगे चला, 0.06 मीटर तक आगे चला। अब सवाल में आपसे पूछा था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था कि जो इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू n/10 एंड यू हैव टू फाइंड n। जेईई एडवांस में इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था, n की वैल्यू बतानी थी आपको n की वैल्यू बतानी थी। क्या ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी हमने किया है? बोलो बेटा। तो देखो कैसे आएगा। क्या मैं इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दूं क्या? अरे सेम वही कहानी है, मैं इसी में पुट कर देता हूं, दोबारा से उस कहानी को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। k की वैल्यू कितनी है? 2। x कितना है? 0.06 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू कितना है? 0.1। m की वैल्यू 0.18, g की वैल्यू 10, 0.06 माइनस, मैं इधर से रब कर देता हूं, माइनस mv² और लिखना है बस आपको, और माइनस mv² लिखना है तो इसको इधर ही लिख दो ना, बराबर मास इंटू v का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? तो भैया v² बराबर, इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू 36 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अरे ये कितना हो गया? 36 इंटू ना, ये क्या हो गया? 6 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर, 36 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 2 इंटू 0.06 इंटू, ये तो बेटा 1 बन गया, और 0.18 डिवाइडेड बाय, उधर 0.18 था, तो ऐसा करो इंडिविजुअल अलग अलग डिवाइड कर दो, 0.18 0.18, ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, और आई थिंक ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 प्लस, ये कितना आ गया आपका? 12 इंटू 10 की पावर -2, v² इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर -2 एंड v इज इक्वल टू 4/10। क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 आनी चाहिए एंड दैट इज द आंसर। चाहे आप वो इक्वेशन दोबारा से बना के करो या फिर इसी इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर दो, तरीका तो वही है, आंसर यही आएगा। आया आपको ये सवाल समझ में? अरे आया क्या? देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई एडवांस में आया है, उसका मतलब ये थोड़ी कि इक्वेशन मुश्किल हो गया। अगर आपको इक्वेशन याद है, आप कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करते हो, आप पेशेंट के साथ क्या करते हो, सवाल को करते हो, धैर्यपूर्वक सवाल को करते हो, तो कहीं कोई गलती नहीं होगी, पूरे का पूरा सवाल बिल्कुल सही होगा आपका। इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत मिलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। चलो और आगे सवाल करता हूँ। एक कर लिया होगा ये नोट? अरे नोट क्या करना है यार, इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है। चलो जी चलो। एक क्वेश्चन क्या था, अब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स का क्वेश्चन नहीं किया ना, करते हैं। एक आपने इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। इनिशियली ये ब्लॉक आपका कहाँ पर है, रेस्ट पर है। के की वैल्यू मान लो 24 न्यूटन पर मीटर है। सरफेस स्मूथ है, सरफेस क्या है, स्मूथ है। और आपसे सवाल क्या पूछें, आपसे सवाल ये पूछ लेते हैं कि आपने ये फोर्स लगाते हुए इस ब्लॉक को
इस ब्लॉक को लेट अस से कि 2 मीटर तक क्या करवा दिया, 2 मीटर तक इसको मूव करवाया। जब आप इस ब्लॉक को 2 मीटर चला चुके हो, एट दैट इंस्टेंट what is the velocity of block, उस इंस्टेंट पर उस ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी, ये बताना है आपको। बताओ समझ में आया क्या? अरे सवाल समझ में आ रहा है? आपने स्प्रिंग पे लगातार आप फोर्स लगाते जा रहे हो भैया, उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? तो उस 2 मीटर जब आपने इसको चला दिया तो उसके बाद क्या वेलोसिटी? क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? अरे यार ये 10 न्यूटन कैसा फोर्स है? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। चलो जी, तो यानी कि अच्छा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्या? अरे तुम इतना सोचते क्यों हो? क्या फ्रिक्शन है क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। क्या यार कंजर्वेटिव है क्या? क्यों है कंजर्वेटिव? स्प्रिंग पे, अरे स्प्रिंग अगर दिख जाए, हाइट अगर दिख जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा। सोचना क्यों है? नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स है क्या? हाँ सर, ये लग रही है ना एक्स्ट्रा फोर्स। सूडो फोर्स नहीं है। और क्या? बस बाकी सब हो गया। बराबर क्या होना चाहिए? डेल्टा की। WC को क्या लिख दूं? अरे WC को माइनस डेल्टा U। क्या इसको उधर लेके जाऊं? ले जाओ, क्या दिक्कत है? देखो अभी आप इनिशियली क्वेश्चन कर रहे हो, इसीलिए मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप इस पे कितने सवाल कर चुके होंगे, 50-60 सवाल कर चुके होंगे, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि अच्छा सर इसको डायरेक्टली वहाँ लिख दें। अभी थोड़ा सा आपको एक एक स्टेप के साथ क्वेश्चन करना होगा ताकि गलतियां करने से बचें आप। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन, फोर्स कितना? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना? 2 मीटर। बोलो ठीक बात है क्या? और क्या डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में एंगल 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस 20 गुना में 2। क्या हो गया? कुछ नया काम किया क्या? 10। उसको 20 कर दूं तो चलो 10 रख, ठीक है। बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मास तो दिया ही नहीं हमने। क्या रखें मास? 1। ओ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। 1 की बजाय 2 रख लो, 2 कैंसिल करना आसान हो जाएगा। 2 रख लो जमा। अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या थी? 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के कितना है? 24 इंटू कितना चलाया है? 2 का स्क्वायर 4, और इनिशियली क्या था? 0। 20 बराबर v स्क्वायर जमा, ओहो तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं इसको। अभी 16 बिल्कुल बिल्कुल सही काम हो जाएगा। ये लो, ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिया अपन ने, है ना। ये लो, ठीक है। देखो इससे ये पता लगता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया है तो क्या आप खुद से सवाल बना सकते हो। आपको समझ में आ ही जाएगा कि यार ये गड़बड़ होने वाली, इसको ठीक कर दो यार तब की तो। अरे समझ में आया? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि 24 पे इस फोर्स के साथ 2 मीटर खींचना पॉसिबल नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 8। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 8 12, और v बराबर क्या आ जाएगा बेटा? √12 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको क्या लिख दो? 2√3 मीटर पर सेकेंड। बताओ कर लिया है क्या ये नोट आपने?
कर लिया सभी ने? क्या आप सवाल करने के साथ साथ सवालों को समझ भी पा रहे हो क्या? बोलो। क्या अगर आप आज घर पे जाके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ट्राई करना चाहो ये इसका आपकी इच्छा की बात है, तो ये पहली कंडीशन ही गलत होगी, है ना? क्या आप घर पे जाके क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे? आवाज नहीं। हाँ, नहीं करना चाहेंगे सर, ये सवाल, दिस सवाल इज इनवैलिड। आप घर पे जाके आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ कितने क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना? 10 क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना। अभी इस पर कुछ और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, वो मैं करवाऊंगा। अभी तो चेन टाइप वाली जो प्रॉब्लम्स है, एक क्वेश्चन करवा दे चेन वाली, एक क्वेश्चन करवा देते हैं। जेई IIT में आया हुआ सवाल है, एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, ठीक है? क्योंकि आप तो घर जाके मुझे पता है आप कहोगे, जैसे सर ने कहा ना कि 1-2 एक्स्ट्रा लग गया था, तो सर ने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, फिर आप 1 करोगे, फिर कहोगे 1 का क्या करना, है ना? एक ही हटा दो, हाँ ये बात भी सही है, 1 एक्स्ट्रा लगा दिया, नंबर भी फिर वही आएंगे। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है जो कि आपका भैया बस अब थोड़ी देर जेईई एडवांस में आया हुआ सवाल। एक यूनिफॉर्म चेन है, एक क्या है आपके पास? यूनिफॉर्म चेन है जिसका मास m और लेंथ क्या है? l। क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर कोई l लेंथ की चेन हैंग कर रही है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ml²/2। ये क्या आ गया? ये तो डायमेंशनली गलत है। mgl/2। अरे कल डिराइव किया था, mgl/2। समझ में आया? तो देखो, यूनिफॉर्म चेन है, हैंग कर रही है, और इसका जो l/3 पार्ट है वो हैंग कर रहा है। कितना पार्ट हैंग कर रहा है? l/3 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन pulling the hanging chain completely in very slow steps। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर बाय चांस नहीं दे रखा तो फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन खुद अज्यूम करनी पड़ेगी आपको। समझ में आया? क्या समझ में आया? यस सर, नो सर? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इन वेरी स्लो स्टेप्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। काइनेटिक एनर्जी में आपने कोई चेंज नहीं, मतलब ऐसे नहीं किया कि आपने पकड़ा ऐसे खींच लिया एकदम से, नहीं, बड़े आराम से, है ना, मतलब टाइम पास करने वाली पोजीशन में किया, ठीक है? तो देखो भैया, क्या यहाँ पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स है? ये तुम ऐसे बिल्कुल ऐसे बन के बैठ जाते हो जैसे मतलब आज पहली क्लास में आए हो फिजिक्स की। क्या यहाँ पे हाइट का इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स नहीं आएगी? तो फिर आप बिल्कुल इसी रिप्लाई के साथ पहले क्यों नहीं बताया आपने? कंजर्वेटिव होगा। नॉन कंजर्वेटिव? क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स। अरे तो फिर वर्क डन कौन करेगा? अपने आप आएगी क्या चेन? यार सवाल नहीं पूछा, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पुलिंग, तो अपने आप चेन थोड़ी आ रही होगी, कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो वर्क डन करेगा। इट इज इक्वल टू डेल्टा की। क्लियर है ये बात? पर क्या डेल्टा के 0 है? क्योंकि इनिशियली हैंग कर रही थी तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। आपने बहुत स्लो स्टेप्स में उसको क्या किया है? पुल किया है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0, तो डेल्टा की 0। चलो
WC को क्या लिख दिया जाए, माइनस डेल्टा यू, और उसको उधर ले जाऊं तो क्या ऐसा लिख देना सही है कि WF बराबर डेल्टा यू। यानी कि सर चेन वाली प्रॉब्लम में हमेशा क्या करो, वर्क डन इन पुलिंग द चेन हमेशा किसके बराबर आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेन के साथ कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्या मुझे रेफरेंस लेवल की आवश्यकता है, अरे बिल्कुल, और आपको थोड़ी सी पढ़ाई की आवश्यकता है, ठीक है। ये जो रेफरेंस लेवल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया आपने, 0। फाइनल पूरी की पूरी चेन कहाँ जाने वाली है, टेबल के ऊपर। तो पूरी की पूरी चेन जब ऊपर चली गई तो कोई हैंगिंग पार्ट बचा क्या, ना, सारी चेन कहाँ है, रेफरेंस लेवल पे, पोटेंशियल एनर्जी, अरे आ रहा है क्या दीपिका समझ में, माइनस ऑफ, देखो अब मजेदार चीज, ये रहा इनिशियल वाली चीज, रेफरेंस लेवल से कहाँ है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। इसका मास कितना है चेन का, m, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी चेन का मास भी m और L/3 का मास भी m, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे L/3 का मास कितना आएगा, m/3 इंटू g इंटू जो हैंगिंग पार्ट है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर उसकी हाफ हाइट पे मिलेगा, L/3 का आधा 12/3 होगा ना, L/6, एंड दिस इज द आंसर mg L/18। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना होगा। समझ में आई बात। क्या जेईई में सवाल मुश्किल आता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं आता जब तक मैं करता हूँ, अदरवाइज नीट में भी क्वेश्चन आसान नहीं आएगा, ठीक है। आप इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इसके बाद इस पे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।